अभी तक अपन ने पिछले वीडियोज़ में देखा था कि मेटल के ऑक्साइड को अपन लोग रिड्यूस कर रहे थे और रिड्यूस करके मेटल निकाल ली थी। वो मेटल जो निकली थी वो बिल्कुल प्योर नहीं थी, तो उसको और ज़्यादा प्योर करना है तो आप काम में लेंगे ये प्योरीफिकेशन। ठीक है, तो उसमें मेथड आते हैं। देखो, मेटल एक्सट्रैक्ट एनी मेथड यूजली सम इम्प्योरिटी, थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी रहती है और कुछ में ज़्यादा भी होती है। तो अपने पास में बहुत सारी टेक्निक है जिससे इन इम्प्योरिटी को कम करते हैं। एक डिस्टिलेशन है, एक इलेक्ट्रोलाइसिस है, एक वेपर फेज रिफाइनिंग है, लिक्वेशन है, जॉन रिफाइनिंग है और क्रोमेटोग्राफी है। ठीक है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन के बारे में अपने को क्या बोलता है? डिस्टिलेशन ऐसे याद करो, D10 का डिस्टिलेशन। एग्जाम्पल याद हो जाएंगे आपको। D10 मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी, मतलब कि जिंक, कैडमियम और मरकरी, इनके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में D10 आता है, तो D10 का डिस्टिलेशन। इम्प्योर मेटल लेंगे, उसको इवेपोरेट करेंगे तो प्योर मेटल मिल जाएगी। ठीक है, बस मेटल लिया, इसके साथ में थोड़ी बहुत इम्प्योरिटी भी थी। अरे यार, ये कलर तो काम का नहीं है, चलिए इम्प्योरिटी हरी हरी भरी ले लेते हैं। ये इसके बीच में इम्प्योरिटी थी। अब अपन क्या कर रहे हैं, नीचे लगा रहे हैं आग। ठीक है, तो ये मेटल गलेगा। गलने के बाद क्या हो जाएगा, मेटल तो उड़ उड़ के अलग आ जाएगा। इधर अपन ने एक नली कनेक्ट कर रखी, ठीक है, तो टाइम के साथ में क्या होगा, मेटल आ जाएगा इसमें, आके इधर इकट्ठा हो रहा है। ठीक है, तो मेटल आके इकट्ठा हो जाएगा और इम्प्योरिटी पीछे रह जाएगी। डिस्टिलेशन के ऊपर में तो अपन ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं भी, और ऑर्गेनिक वाले चैप्टर में, तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगला है लिक्वेशन। लिक्वेशन किसके लिए लेता है? इन द मेथड लो मेल्टिंग मेटल लाइक बी मेड फ्लो स्लोपिंग सरफेस। देखो, जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा उसको स्लो सरफेस पे रखेंगे तो वो निकल जाएगी। इसके एग्जांपल एनसीईआरटी ने दिए नहीं है, बट अगर आप चाहें तो इसके एग्जांपल भी याद कर सकते हैं लिक्वेशन के। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, सुनो प्रभु सबकी विनती अरदास, देख लेना एक बार। उसके बाद में इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग। इसमें क्या करेंगे, एक सेल बना लिया मैंने, ठीक है, इसको इलेक्ट्रोड बना दिया। ये मेटल की रॉड है जो अभी अपन बना करके लाए थे उस प्रोसेस में। ठीक है, और एक ऐसी मेथड है, एक प्योर, ये एकदम प्योर मेटल ले ली। आप बोलोगे प्योर कहाँ से लोगे, तो प्योर तो अपने पास मिल सकती है ना कहीं पे भी। और ये है इम्प्योर। अब इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे ना, एक प्योर है मतलब कि पहले से कोई एकदम प्योर मेथड है, मेटल है। अब इसमें से क्या होगी, ये टाइम के साथ में इलेक्ट्रोलाइसिस होगा, इसका सेल से कनेक्ट करेंगे तो ये गलेगी, और इसमें से ये गलेगी तो मेटल भी अलग होगी और इम्प्योरिटी भी अलग होगी। जो मेटल होगी ना वो इसको ऊपर में जाके चिपक जाएगी, तो प्योर प्योर अलग हो रही है, और इम्प्योरिटी जो होगी वो नीचे बैठ जाएगी। इसमें ये इम्प्योरिटी थी। ठीक है, इस इम्प्योरिटी को बोलते हैं एनोड पंख। क्या बोलते हैं? एनोड पंख। लास्ट में पंख का मतलब होता है कीचड़। ठीक है, तो लास्ट में जो इम्प्योरिटी होगी ना वो सेपरेट हो जाएगी। ऐसे समझ में तो आ ही गया होगा आपको, कोई बड़ी बात तो थी नहीं है कि एक प्योर मेटल ली, एक इम्प्योर ली। प्योर वाली टाइम के साथ में गलेगी, इम्प्योर वाली, और उसमें से मेटल होगी वो प्योर के ऊपर में जाके चिपक जाएगी, और जो इम्प्योरिटी होगी वो नीचे बैठ जाएगी अपने आप। और टाइम के साथ ये रॉड खत्म हो जाएगी तो दूसरी रॉड लगा देंगे, उसका प्योरीफिकेशन कर लेंगे। क्या बोलता है, इन द मेथड इम्प्योर मेटल इज मेड ऑफ एक्ट एज एनोड। पहली बात तो ये काम की है, इम्प्योर को क्या बनाया, एनोड बनाया, तो ये क्या है, एनोड है। ओके, अ स्ट्रिप ऑफ द सेम मेटल इज प्योर फॉर्म यूज्ड एट कैथोड। और प्योर फॉर्म को क्या बोल दिया, कैथोड। तो ये इम्प्योर है, ये प्योर है, ये क्या हो गई, कैथोड। वो क्या हो गया, एनोड। आगे बात समझ में, इनके बीच में लगाएंगे अपन बैटरी। आगे बात समझ में, सूटेबल इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देंगे। यहाँ कोई भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन डाल देंगे, जैसे यहाँ मैं यहाँ डाल दिए,
सॉल्यूशन तो होना चाहिए ना, एक मीडियम तो होना ही चाहिए, तब जा कर के रिएक्शन होगी। लेस एंड द लेस बेसिक वन गोज एनोड मड। देखो एनोड मड, मैंने बोला था ना कि एनोड पंख हिंदी में वर्ड है और यहाँ पे इंग्लिश में एनोड मड। ठीक है, और गिब्स एनर्जी के बारे में आपको टेंशन नहीं लेनी है, ये रिएक्शन सारी फिजिबली होती है। ठीक है, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, तो इस मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ गई, और कैथोड पे होगा रिडक्शन। बस कॉपर को इस मेथड से यूज़ करते हैं। तो इसका पहली बात तो ये डायग्राम अगर आप याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा, या ये लाइनें याद रख लोगे तो भी काम हो जाएगा आपका। ठीक है, उसके अलावा इसको कॉपर को इस मेथड से किया जाता है, ये याद रखना, ये बहुत इम्प्योर्ट है। फिर आगे तो वही बात करते हैं, एक कॉपर की एनोड में लेंगे इम्प्योर रॉड और उसकी कैथोड में प्योर ले लेंगे, बाद में सॉल्यूशन किसका डालते हैं, कॉपर सल्फेट का। ये क्या चीज़ थी, मैंने ग्रीन कलर का इसीलिए बनाया था कि कॉपर सल्फेट ग्रीन कलर का होता है। और ये कॉपर की रॉड है इम्प्योर वाली, और ये कॉपर की रॉड है प्योर वाली। एनोड भी मैं लिख देता हूँ इंग्लिश में। ठीक है, नेट होगा, ये एसिडेशन होगी, और जिंक को भी इस मेथड से रिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस मेथड से किस किस को रिफाइन किया आपने, इस मेथड से आप कर सकते हैं। पहली बात, यूजफुल फॉर, मतलब किसके लिए यूजफुल है, कॉपर एंड जिंक। ठीक है, इसमें इम्प्योरिटी किस किस चीज़ की होती है, एनोड या इम्प्योरिटी, ये इम्प्योरिटी यहाँ पे अपन लोग अंडरलाइन कर लेते हैं रेड से। इम्प्योरिटीज फॉर्म ब्लिस्टर कॉपर डिपॉजिट एनोड मड विच इज़ कंटेंस। इम्प्योरिटी क्या क्या हो सकती है, एंटीमनी, सेलेनियम, टेलुरियम, सिल्वर और गोल्ड, प्लेटिनम। गोल्ड की भी इम्प्योरिटी हो सकती है। ठीक है, और गोल्ड अगर इम्प्योरिटी में मिल गया, निकल गया, तो क्या करोगे, गोल्ड को अलग कर दोगे, इस गंदगी को फेंको थोड़ी। मान लो इस गंदगी में गोल्ड है, इस गंदगी में गोल्ड है, तो इस गोल्ड को फेंक इस गंदगी को फेंको थोड़ी, इस गंदगी को साइड में लेके जाओगे, उसको प्योर करोगे, और उस गंदगी की कीमत में, गंदगी से जितने पैसे मिलेंगे ना, वो अपने इस पूरे रिफाइनिंग में जो पैसा लगा था ना, उसका खर्चा निकाल देगी ये गंदगी। देखो, तो मतलब कोई भी चीज़ बेकार नहीं होती, गंदगी खर्चा निकाल देगी। मतलब समझ में आया आपको, कि जो इम्प्योरिटी थी उसमें गोल्ड था, तो उस गोल्ड को बेचा तो इतने पैसे मिल गए कि इस मेथड में जितना भी पैसा लगा था उसका खर्चा निकल गया। ठीक है, चलिए अगला, जोन रिफाइनिंग। देखिए इस मेथड का प्रिंसिपल क्या होता है कि इम्प्योरिटी होती है ना, वो सॉलेबल पार्ट में ज़्यादा होती है और मेटल होती है सॉलिड में। तो इसका प्रिंसिपल है, इम्प्योरिटी जो होती है ना, वो सॉलेबल या लिक्विड पार्ट में ज़्यादा होती है, और प्योर जो चीज़ होती है ना, प्योर मेटल, वो सॉलिड फॉर्म में रहती है। ये इसका प्रिंसिपल है। तो एक रॉड ले ली, इस रॉड में इम्प्योरिटी भी थी, प्योरिटी भी थी, मतलब मिक्स रॉड थी, प्योर नहीं थी। फिर इसमें क्या करते हैं, ये रोलर एक ही डायरेक्शन में चलाते, इधर ले गए, फिर से वापस इधर से ही लाएंगे, ऐसा नहीं उल्टा पुल्टा घुमा रहे, इधर से ला रहे हैं। तो ये जहाँ रोलर चल रहा है, रोलर मतलब ये टेम्परेचर है, ये रोलर जहाँ चल रहा है मतलब इसे, इसकी सिकाई हो रही है। ठीक है, इंडक्शन कोयल है ये, सिकाई करती है। तो ये रोलर इस साइड से आ रहा है, मैंने उल्टा डायरेक्शन बता दिया, कोई बात नहीं, डायरेक्शन तो ऐसे ही बता रखा है इन्होंने। तो ये जहाँ होगा ना, जितनी इसके बीचों बीच वाला रॉड गल जाएगा, गलेगा तो क्या होगा, इम्प्योरिटी क्या होगी, गले हुए भाग में आ जाएगी, और फिर ये आगे बढ़ेगा तो ये इम्प्योरिटी इसके साथ साथ आगे बढ़ती जाएगी। बार बार करोगे, इम्प्योरिटी बार बार आगे बढ़ती जाएगी, और फाइनली एक कोने पे जाके इकट्ठी हो जाएगी। फिर उस कॉर्नर को चाकू से तो नहीं, बट किसी से भी मेथड से इसको कट करके उस टुकड़े को अलग कर दो, इम्प्योरिटी अलग हो गई। ठीक है, देखा ना, फॉरवर्ड चली जाएगी, और मूव्स फॉरवर्ड, प्योर मेटल अलग हो जाएगी, मोल्टन जोन होगा, मतलब गला हुआ पार्ट, गले हुए पार्ट में इम्प्योरिटी चली जाएगी, और फिर उस इम्प्योरिटी को अलग कर देंगे। तो ये मेथड किसके लिए काम में आता है, जर्मेनियम के लिए काम आता है, सिलिकॉन के लिए, बोरॉन और गैलियम और इंडियम, है ना। ठीक है, इंडियम एक तो काम आ रहा है सिलिकॉन के लिए, और गैलियम के लिए, जर्मेनियम के लिए, और इंडियम के लिए, और बोरॉन के लिए।
इन मेटल्स के लिए काम आ रहा है। अगला मेथड है वेपर फेज रिफाइनिंग। इसमें क्या करेंगे, अपने पास जो भी मेटल मिली है उसको पहले वेपर में कन्वर्ट करेंगे और बाद में कर लेंगे। तो वेपर फेज में दो चीज़ें आती है, याद रखना, पहले से याद रखो कि वेपर वाला और वेपर में एक तो आएगा मॉन्ड और एक आएगा वॉन आर्केल। तो याद रखना, कभी भी वॉन का नाम ना दे तो आपको वेपर पे क्लिक करना पड़ेगा। मॉन्ड प्रोसेस निकल के लिए यूज़ होता है, 2-3 बार एग्जाम में आया हुआ है। मॉन्ड प्रोसेस किसके लिए काम आता है, निकल के लिए। निकल ली ये कैसी थी, इम्प्योर थी। कैसी थी ये, इम्प्योर निकल थी। कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाई तो NiCO4 बना। ये कैसा कॉम्प्लेक्स था, इम्प्योर। पहले का टेम्परेचर कम था, फिर आगे टेम्परेचर इसको और आगे बढ़ाया तो क्या हो गया, वापस ये कॉम्प्लेक्स टूटा और निकल अपने को मिल गया। ठीक है, निकल मिल गया तो कोई बड़ी दिक्कत नहीं थी। और ये कॉम्प्लेक्स कैसा है, ये कॉम्प्लेक्स है वॉलेटाइल कॉम्प्लेक्स है, ये याद रखना, ये भी पूछ लेता है कभी कभी। ओके, आगे बढ़ते हैं। दूसरा है वॉन ऑर्केल मेथड। ये जर्केनियम और टाइटेनियम के लिए आता है काम में, ये भी पूछा हुआ है नीट में। ठीक है, इसमें सेम वैसा का वैसा मेथड है। वहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड लिया था, आया आयोडीन लिया, तो पहले कॉम्प्लेक्स बना। ठीक है, वो कैसा होगा कॉम्प्लेक्स, वॉलेटाइल होगा। बाद में इस कॉम्प्लेक्स को और ज़्यादा हीट करोगे, पहले कितना टेम्परेचर लिया था, कम लिया था, बाद में मान लीजिए यहाँ 500 लिया, 1000 लिया, फिर यहाँ 1800 लोगे, बाद में डिकम्पोज होगा, फिर से जर्कोनियम दे देगा और आयोडीन गैस रिलीज हो जाएगी। उसके बाद अगला आता है दिस मेथड इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल। ये क्रोमेटोग्राफी, आपको क्रोमेटोग्राफी मैंने आपको पूरी डिटेल में पढ़ा रखी है। क्रोमेटोग्राफी, डिस्टिलेशन, ये सब चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी है। एक आता है कॉपर के पूरे मेटलर्जी को एक फ्लो चार्ट में समझना। किसी भी मेथड को अपन समझ सकते हैं बट कॉपर को समझते हैं। चैप्टर खत्म हो चुका है, ये आउट ऑफ चैप्टर मान सकते हो बट आपको समझना पड़ेगा। कॉपर का मैंने एक और लिया है, मतलब अगर मान लो कि अपन स्टेप पढ़े थे ना, वो सारे स्टेप को एक कॉपर के लिए अप्लाई करते हैं। तो कॉपर ऑक्साइड आर लिया, जिसमें कॉपर और आयरन दोनों हैं, इसे बोलते हैं कॉपर पायराइट। पहले इसको क्रश किया, ग्राइंड किया, छोटे छोटे पाउडर में बदल दिया। अभी सल्फाइड और है तो इसको फ्लोटेशन मेथड से प्योर कर देंगे, तो कंसनट्रेट करेंगे। तो यहाँ पे अपने को कंसनट्रेट और मिल गया। अब इस कंसनट्रेट और को क्या करेंगे, रोस्टिंग करेंगे, क्योंकि सल्फाइड का और था, इसको रोस्टिंग करेंगे। रोस्टिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रोस्टेड और मिल जाएगा। उसके बाद में इसको करेंगे स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग मतलब ब्लास्ट फर्नेस में ले जाएंगे और इसके ऑक्साइड को तोड़ करके मेटल में निकाल देंगे। तो इसमें कॉपर मेटल है तो आयरन की इम्प्योरिटी है। ठीक है, आयरन की इम्प्योरिटी है, ये इम्प्योरिटी है। तो यहाँ पे अपन ये ले रहे हैं फ्लक्स, और इम्प्योरिटी और फ्लक्स रिएक्शन करके क्या बना देगी, स्लैग बना देगी। तो आयरन अलग हो चुका है, पीछे क्या बचा, सिर्फ कॉपर। हाँ, इस पूरे को बोलते हैं कॉपर मैट। कॉपर मैट याद रखना, क्वेश्चन आता है तो लगा देना। कॉपर मैट क्या होता है कि भाई कॉपर की मेटलर्जी में जब कॉपर सल्फाइड और आयरन सल्फाइड दोनों होते हैं, उसको अपन लोग कॉपर सल्फाइड मैट बोलते हैं। बाद में आयरन को SiO2 फ्लक्स मिला करके FeSiO3 के फॉर्म में बाहर कर देते हैं। बाहर कर दिया, उसके बाद में एक नया स्टेप आता है जो अपन NCERT में नहीं है, वो होता है बेसेमराइजेशन। बेसेमराइजेशन में क्या करते हैं, कॉपर को एक ऐसा ही फर्नेंस होता है उसमें हीट करते हैं। तो क्या होता है, यहाँ से ये कॉपर में से SO2 गैस बाहर निकल जाती है। SO2 गैस बाहर निकल जाती है तो वो उसमें बुलबुले रह जाते हैं, उसी को बोलते हैं, SO2 बाहर निकल गई इसमें से तो पीछे बुलबुले रह गए, इसको बोलते हैं ब्लिस्टर कॉपर। फिर उसको रिफाइनिंग करते हैं पोलिंग। पोलिंग का मतलब होता है हरी लकड़ियों से पीटना। ब्लिस्टर कॉपर था, उसको हरी हरी लकड़ियों से पीटा, ठीक है,
हरी लकड़ियों से निकलेगी हाइड्रोकार्बन गैस CHHY, मतलब हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन क्या करेगी, रिडक्शन करेगी। अगर कुछ और भी बीच में इम्प्योरिटी रह गई है तो उसके रिडक्शन से उसकी इम्प्योरिटी को दूर कर लेगी और कॉपर मिलेगा आपको 99% प्योर। समझ में आ गई बात आपको? ओके। अगला एल्युमिनियम की बात करते हैं। एल्युमिनियम का और था बॉक्साइट, Al2O3.X H2O या 2H2O। अपन ने उसको पहले यहाँ पे क्रशिंग किया होगा, पाउडर में बदला होगा, उसके बाद उसका कंसंट्रेशन करने के लिए अपन ने काम लिया था लीचिंग मेथड। रेड बॉक्साइड होता तो अपन अलग काम में ले रहे थे, बेयर प्रोसेस या हॉल प्रोसेस। और अगर वाइट बॉक्साइड होता जिसमें SiO2 की इम्प्योरिटी होती है तो उसके लिए लेते सरपैक मेथड, वाइट सरपैक्सल चूर्णु वगैरह, ये सब अपन पूरे डिटेल में पढ़ सके। और फाइनली अपन ने इसको ऑक्साइड में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, अब जब ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया तो उस कैल्सिनेशन वगैरह की, रोस्टिंग वगैरह की उनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी अपने को डायरेक्ट। अब इसका रिफाइनिंग किए थे अपन लोग हॉल हेरोल्ड प्रोसेस से, जिसका मैंने आपको बताया था थोड़ा मोटा कि NCERT में डायग्राम दिया हुआ है। बाद में हुप प्रोसेस काम में लेंगे, उससे प्योर एल्यूमिनियम मिल जाएगा। अब ये छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं, हुप प्रोसेस काम में कहाँ ले रहे हो, इसीलिए मैंने आपको ये फ्लो चार्ट बना दिया कि छोटे छोटे टुकड़ों में जो अपन ने मेटलर्जी पढ़ी थी उसको एक फ्लो चार्ट में पढ़ लेते हैं। ये स्लैग व्लैग ये सारे आयरन तो अपन पढ़ ही चुके हैं, ऊपर मैंने आपको अलग से बता दिया था। ठीक है, तो ऐसे ही आप आपके पास कोई भी मॉड्यूल हो तो आप उसमें से, जैसे मैंने आपको कॉपर का और एल्युमिनियम का ये मेटलर्जी का फ्लो चार्ट बनाया है, वैसे ही आप आयरन का फ्लो चार्ट जरूर पढ़ेंगे। आयरन, AU और गोल्ड, इसमें आपको कुछ भी नया नहीं मिलेगा। ठीक है, हो सके जिंक का भी पढ़ लेना, बट आयरन का तो पढ़ना ही पढ़ना है। ठीक है, इसमें कुछ भी नया नहीं मिलेगा। आपने जो भी पढ़ा है अभी तक मेरे से वो सभी एक सीक्वेंस में मिल जाएगा, बस इतना सा बात है। ठीक है, तो आप सीक्वेंस में देख सकते हैं। ओके, आज ये वीडियो लास्ट तो नहीं होगा क्योंकि क्वेश्चन बहुत सारे मेरे पास में, बट फिर भी क्वेश्चन आज, थोड़े क्वेश्चन तो आज तो करते हैं। बोला द स्लैग ऑब्टेन ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ कॉपर पायराइट इज कंपोज मेनली। जो अपने को देखो, अब अपने फ्लो चार्ट पढ़ा था तो अपने को फ़ायदा हुआ कि CuFeS2 का और था कॉपर पायराइट, और कॉपर पायराइट में FeS2 की इम्प्योरिटी थी। इस FeS2 की इम्प्योरिटी के लिए अपन ने SiO2 स्लैग काम में लिया था और बाद में फाइनली बन गया था देखा था। तो 31 का आंसर क्या जाएगा? सेकेंड। रिएक्शन विथ स्लैग फॉर्मेशन, ये देखिए ये स्लैग का फॉर्मेशन ही तो हो रहा है ना, FeCO3। अपन ने स्लैग की फॉर्मेशन दो ही पढ़े अभी तक। तो स्लैग का मतलब इम्प्योरिटी और फ्लक्स मिल करके स्लैग बनाते हैं, उसकी दो रिएक्शन पढ़ी थी। एक तो फर्नेस वाला पढ़ा था NCERT वाला, और एक ये पढ़ा था जिसमें कॉपर पायराइट में आयरन की इम्प्योरिटी होती है। तो ये आयरन सल्फर के फॉर्म, FeS के फॉर्म में भी रह सकता है, या फिर आयरन आयरन ऑक्साइड में कन्वर्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन गर्म कर रहे हैं तो बीच में आयरन ऑक्साइड में बदल गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अगला, द मेटलर्जी ऑफ आयरन व्हेन लाइम स्टोन इज एडेड। याद करो, लाइम स्टोन अपन ने ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा था, उसमें वो डाला था। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट डाला था कि नहीं डाला था, जो टूट करके क्या दे रहा था, कैल्शियम ऑक्साइड दे रहा था। अब इस कैल्शियम ऑक्साइड का क्या काम में करोगे आप, इसका फ्लक्स के फॉर्म में काम में ले रहे थे। क्यों फ्लक्स के काम में ले रहे थे? क्योंकि आयरन के ऑक्साइड में वहाँ आपने देखा था इम्प्योरिटी किस फॉर्म में थी, SiO2 के फॉर्म में। बाद में फ्लक्स और इम्प्योरिटी रिएक्शन करके स्लैग बनाई थी CaSio3। ठीक है, ये बन गया था आपका स्लैग, बना था ये ब्लास्ट फर्नेस में। याद करो, मैं आपको याद कराऊँ, मैं ऐसे स्पेलिंग लिख देता हूँ ताकि, अरे बाप रे, पहले इसको चार्ज लगाना पड़ेगा, 1 मिनट आप रुकिए। पाँच % बैटरी रही है और ये चार्ज और लगा नहीं है।
चलिए अब चार्ज लग चुका है तो कोई दिक्कत नहीं होगी, जितना यूज़ करेंगे उतना। आप बोलोगे चार्ज करके वीडियो बनाया करो, बट मैं जैसे ही आता हूँ कॉलेज से, मैं कॉलेज साथ में लेके जाता हूँ, आईपैड यूज़ करता हूँ, और आते ही फिर खाना खाने के बाद वीडियो बनाने लग जाता हूँ, तो बैटरी इसकी कम होती है, मैं ध्यान नहीं देता हूँ फिर। तो कोई दिक्कत नहीं है अपने को। अपन 33 नंबर क्वेश्चन में थे, अपन ने देखो 33 क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, तो कुछ क्वेश्चन मैं करवाता हूँ, कुछ आप करो। अब इनऑर्गेनिक, ये देखो मेटलर्जी लास्ट चैप्टर है जो फिनिश हो चुका है, पी ब्लॉक मैंने करवा रखा है, और हाइड्रोजन में आपको करवाने वाला हूँ नहीं। तो आप रोज़ के, अब एग्ज़ाम, नीट एग्ज़ाम तक रोज़ के 30 क्वेश्चन या 35 क्वेश्चन रोज़ के इनऑर्गेनिक के लगाओ, बार बार वही लगाओ। कोई भी एलन, आकाश, मोशन, जो भी आप मॉड्यूल यूज़ कर रहे हो उसके क्वेश्चन लगाओ, और रोज़ कंसेप्ट पढ़ते रहो, शॉर्ट नोट्स पढ़ते रहो, ठीक है। और ये मेरे से वीडियो के नोट्स है ना, मैं जैसे ही आज चैप्टर खत्म हो जाएगा मैं सारे वो एक साथ इकट्ठे दे दूंगा आपको, तो इनको रिवाइज़ करो, ये सारा काम आपको करना है। फिर ऑर्गेनिक शुरू होने ही वाली है। अब सिर्फ पी ब्लॉक मैंने करवा दिया है, बट पी ब्लॉक के कुछ क्वेश्चन बाकी रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन के बाद में कभी भी करवा लूँगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि चैप्टर तो कंप्लीट है। क्वेश्चन तो कौन करवाता है, मैं करवाता हूँ, तो मैं करवा दूंगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। कभी कभी वीक में एक वीडियो डालूंगा, 50 क्वेश्चन एक साथ करवा दिए, फिर 50 करवा दिए, ठीक है, तो वो हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। ऐसा कोई ये बात थोड़ी कि मेटलर्जी के इतने क्वेश्चन किए, अगर अपने को टाइम मिलेगा तो अपन और क्वेश्चन करेंगे, लेकिन आप तो करते रहोगे तब तक। तो नेक्स्ट इसके बाद में एक और वीडियो आएगा क्वेश्चन वाला, और फिर आपको प्योर एकदम मिलने वाले हैं ऑर्गेनिक के लेक्चर्स। ये बोला लास्ट में क्या बनेगा, कैल्शियम लास्ट में किस फॉर्म में बाहर निकलेगा, तो स्लैग के फॉर्म में बाहर निकलेगा, है ना। इन फ्लक्स ओफन एडेड रिमूव इम्प्योरिटी, फ्लक्स को किस लिए काम में यूज लेते हैं, फ्लक्स को इसीलिए काम में लेते हैं ताकि वो इम्प्योरिटी के साथ में रिएक्शन करे और स्लैग के फॉर्म में बाहर निकल जाए, ठीक है। ये यही तो होता है आपका, ये क्या होता है, यही तो होता है स्लैग। अब देखो ये क्या थी, ये थी आपकी मान लीजिए इम्प्योरिटी कैल्शियम ऑक्साइड की, तो ये क्या हो गया, फ्लक्स। नहीं, ये ब्लास्ट फर्नेस का पूछ रहा है, ब्लास्ट फर्नेस मतलब एनसीईआरटी वाला। तो ब्लास्ट फर्नेस आपने, मैंने आपको बताया यही वाली रिएक्शन। कैल्शियम कार्बोनेट क्या काम में लिया आपने, कैल्शियम कार्बोनेट को किस लिए, कैल्शियम कार्बोनेट को तोड़ा, और कैल्शियम ऑक्साइड क्या था, फ्लक्स था, तो कैल्शियम ऑक्साइड था फ्लक्स। बाद में सिलेक्ट क्या था, कैल्शियम सिलिकेट। अरे वाह, ये चीज़ यहाँ पे भी काम आ गई, और ये चीज़ यहाँ पे भी काम आ गई। टिन एंड लेड, देखो लिक्वेशन के लिए मैंने आपको लिखाया था, सुनो प्रभु सबकी अरदास, सबकी विनती, सुनो प्रभु, आउट ऑफ एनसीईआरटी है, सबकी विनती, तो लिक्वेशन में आ गया, ठीक है। सिल्वर को किस फॉर्म में रिफ्लेक्स करते हैं, वन ऑर्कल बिल्कुल नहीं आएगा, ये आता है जर्कोनियम और टाइटेनियम के लिए, और पोलिन कॉपर के लिए आती थी, हरे हरे डंडों से पीटना मेटल को। लिक्वेशन अभी जस्ट ऊपर पढ़ा है, तो क्या बचा, क्यूपुलेशन, बताया था मैंने आपको जब शॉर्ट में बताया था। मॉन्ड प्रोसेस में NiCO4 बनता था, देखा हुआ है सारी चीज़ें। इसको अपन लोग क्या बोलते हैं, टाइटेनियम वाले को वॉन ऑर्कल प्रोसेस बोलते हैं। प्योरीफिकेशन ऑफ सिलिकॉन एलिमेंट, इन सब के लिए क्या बोलते थे अपन लोग, हीटिंग करते थे एक अलग से, वो जिनको जॉन रिफाइनिंग बोल रहे थे, सिलिकॉन, जर्मेनियम, बोरॉन, उन सब के लिए, ठीक है। अगला है मॉन्ड प्रोसेस में क्या काम में लेते थे, निकल के लिए यूज होता था, और NiCO4 बनता था। हुप प्रोसेस अपन ने पढ़ा ही नहीं है, तो कैसे स्टेटमेंट अपन बात करते हैं, लेकिन हुप प्रोसेस किसके लिए होता है, अभी अपन ने देखा था, हुप प्रोसेस काम में आता है आपके सिल्वर के लिए, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें अलग अलग डेंसिटी की लेयर्स बनती हैं, उसके बेसिस पे इसको अलग करते हैं, तो आप इसका आंसर याद रख सकते हो, काम का तो नहीं है। अलग अलग लेयर बनेगी इसमें, ठीक है, उसको अलग करते हुए। अब ये आता एलिंगम डायग्राम। एलिंगम डायग्राम का मैंने वीडियो इसमें इस चैप्टर में नहीं बताया, फिर भी बोल दे मैंने, चैप्टर ये फिनिश हो चुका है। तो एलिंगम डायग्राम आपको पहले तो आयनिक इक्विलिब्रियम में, थर्मोडायनेमिक्स समझ में आने के बाद में आता है, और काम चलाऊ एलिंगम डायग्राम का वीडियो मैंने, जब मैं 11th में था उस टाइम मैंने वीडियो बनाया था, मुझे पता है 11th में, हाँ 11th में ही था मैं, तब मेटलर्जी नीट के लिए पढ़ी थी उस टाइम, मैंने वीडियो बनाया था, तो मेरा उसको मैंने प्लेलिस्ट में डाल दिया है, आप उसका एलिंगम डायग्राम का वीडियो देख लीजिए,
उसके बाद आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो ये होता था ऐसे, एक रिएक्शन के ऊपर से नीचे आती थी लाइन, इसे बोलते थे अपन लोग ट्रांजिशन पॉइंट या ट्रांजिशन टेम्परेचर। अगर मैं इस कार्बन की आयरन की बात करूं तो इसमें होता क्या था, पहला पॉइंट अपने को याद रखना होता है कि इसमें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज इसमें भी काम में आती है। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, नीचे वाले को हटा देता है। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ECS के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इसे बोलते हैं ट्रांजिशन पॉइंट। क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन। जब भी दो लाइन आपस में क्रॉस होती थी उसे बोलते थे ट्रांजिशन टेम्परेचर। ठीक है, तो इसका मतलब है ऊपर, यहाँ ऊपर कौन है? कॉपर कार्बन, नीचे कौन है? आयरन। तो इस टेम्परेचर से पहले पहले, ये टेम्परेचर मतलब 1000, इस टेम्परेचर से पहले पहले कार्बन आयरन को, तो मैं ये बताता हूँ है ना, बिलो 1000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? कार्बन कैन रिड्यूस Fe। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है। कार्बन कैन रिड्यूस Fe। और आफ्टर, बिलो या बिफोर लिखें तो सही रहेगा, बिफोर, पहले है ना, 1000 से पहले पहले मतलब इस साइड आयरन में, इसको थोड़ा सा अच्छे से डिनोट करता हूँ ताकि आपको समझ में आए। कौन सा कलर काम में लूँ? चलिए ये कलर काम में लेता हूँ, ये था। इसमें ऊपर कौन था? कार्बन ऊपर था, ये कार्बन है और ये आयरन है। ठीक है, कार्बन ऊपर था तो ऊपर वाला नीचे वाले को रिड्यूस कर सकता है, मतलब कार्बन आयरन को रिड्यूस कर सकता है। ओके, ये थ्योरी में आपको पढ़ा चुका हूँ, वीडियो अवेलेबल है प्लेलिस्ट में। इसके बाद क्या होगा? इसके बाद देखिए आयरन चला गया है ऊपर, अब आयरन ऊपर है और कार्बन आ गया है नीचे, तो क्या होगा? इस ट्रांजिशन पॉइंट के बाद में क्या होगा? आफ्टर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड क्या होगा? Fe कैन रिड्यूस कार्बन। क्यों? क्योंकि इसका ग्राफ आपको दिख रहा होगा, अब ऐसा बन गया है, ऊपर आ गया है Fe और कार्बन आ गया है नीचे। ऐसा क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो कार्बन कैन रिड्यूस, देखो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, 1500 डिग्री सेंटीग्रेड देखोगे तो कार्बन, पहले स्टेटमेंट पढ़ते हैं इसके, क्योंकि इसमें ये क्वेश्चन मुझे लग रहा है जेई में आया हुआ था और थोड़ा वो एक दो क्वेश्चन आते हैं ना ऐसे कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन होते हैं, वैसे बोलता है Fe विल रिड्यूस क्रोमियम। क्या Fe ये रहा और क्रोमियम ये रहा, तो Fe विल रिड्यूस क्रोमियम ऑक्साइड अबव 1000 डिग्री सेंटीग्रेड। सही बात है। एल्युमिनियम कैन रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऊपर आ रहा है, मैग्नीशियम नीचे आ रहा है, बट बोल रहा है बिलो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। सही बात है। 1500 के बाद देखो एल्युमिनियम की और मैग्नीशियम की केस में पे क्या होगा कि इस लाइन से, इस पॉइंट से पहले पहले एल्युमिनियम की लाइन नीचे है, ऊपर है, तो एल्युमिनियम मैग्नीशियम को रिड्यूस कर सकता है। कहाँ पर? 1500 से पहले पहले। 1500 के बाद में क्या होगा? मैग्नीशियम ऊपर चला गया, एल्युमिनियम नीचे रह गया, तो अब मैग्नीशियम एल्युमिनियम को रिड्यूस कर सकता है। तो ये लाइन भी सही है क्योंकि इसने 1500 को बोला है। एल्युमिनियम नॉट रिड्यूस मैग्नीशियम ऑक्साइड अबव 1500 डिग्री सेंटीग्रेड, तो 1500 डिग्री सेंटीग्रेड के बाद में एल्युमिनियम नहीं रिड्यूस कर पाएगा। क्यों? क्योंकि अब वो नीचे रह गया ग्राफ में, देखो। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पहचाना था। ठीक है, तो पहला वाला इनकरेक्ट हो गया, बाकी ये तीनों करेक्ट है। आपको मैंने कल सब थ्योरी में वहाँ पे भी बताई थी, बट यहाँ और थ्योरी समझा दी आपको। आ गया समझ में?
बाकी आपको कोई भी डाउट आए तो आप मेरे को पूछ सकते हैं व्हाट्सएप पे, कोई दिक्कत नहीं है। कॉपर ओर इज मिक्सड विद सिलिका, ये पायराइट वाली बात कर रहा है जिसमें कॉपर मेट बना था। क्या था? Cu2S और FeS, इस मिक्सर को अपन ने कॉपर मेट बोला था। मैंने कहा था याद कर लीजिए, ठीक है। कॉपर इसमें किस में है, इसके ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल दो, +1। आयरन किस में है, +2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अब आ चुके हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस। चलो कितने क्वेश्चन हैं? 22 क्वेश्चन। कोशिश करते हैं इसी वीडियो में कवर करने की। नहीं, इसमें नहीं कवर कर रहे हैं। पानी पीने जाना मुझे और थोड़ा मोबाइल भी चार्ज हो जाए।